नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं त्रिभाषा सूत्र के बारे में। तो शुरू करते हैं त्रिभाषा सूत्र पर एक विस्तृत अध्ययन। यहाँ देखिए, द्विभाषी नीति और त्रिभाषा सूत्र से जुड़े कुछ बिंदु यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। इन बिंदुओं पर हम एक एक करके विचार करेंगे और अंततः हमें द्विभाषी नीति और त्रिभाषा सूत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पहले बिंदु पर, हिंदी का विकास। देखिए, देश की आज़ादी के बाद भारत सरकार का ध्यान हिंदी की शक्ति, व्यापकता और शासकीय क्षेत्रों में भी उसके अधिकाधिक प्रयोग की ओर गया। राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिल जाने के उपरांत सरकार की इस चिंता को व्यवहारिक रूप ग्रहण करने में और बल मिला। हिंदी के प्रयोग के बारे में क्रमशः 1952, 1955 व 1960 में राष्ट्रपति ने आदेश जारी किए, जिनका विशेष महत्व है। 1955 के आदेश में राष्ट्रपति द्वारा जनता के साथ पत्र व्यवहार में हिंदी को राजभाषा स्वीकार करने वाले राज्यों के साथ प्रशासनिक रिपोर्टों, सरकारी पत्रिकाओं आदि के लिए हिंदी के प्रयोग को ही प्राधिकृत किया गया। अर्थात जब हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया तो हिंदी के विकास के लिए तरह तरह के कदम उठाए गए, तरह तरह के आयोग का गठन किया गया, नियम बनाए गए और इसी में राष्ट्रपति 1952, 1955 और 1960 में जो आदेश जारी किए थे, या 1955 में जो इन्होंने आदेश जारी किए, जिसमें तय हुआ कि जो भी हिंदी भाषी राज्य है उनके साथ पत्र व्यवहार हिंदी में ही किया जाए और इस तरीके से हम लोग हिंदी का विकास कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे बिंदु पर, हिंदी को संवैधानिक आधार कब मिला। देखिए, हिंदी को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए सन 1963 में राजभाषा विधेयक लागू किया गया, जिसमें सरकारी कामकाज की कई मदों में अंग्रेजी के साथ हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य बनाया गया। इस विधेयक में यह स्पष्ट किया गया कि केंद्र सरकार की इच्छा अहिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने की नहीं है तथा इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कई पदों के लिए द्विभाषिकता को अनिवार्य बनाया गया और यह भी प्रावधान किया गया कि हिंदी भाषी राज्य अहिंदी भाषी राज्यों के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से हिंदी में पत्र व्यवहार करने की दशा में उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध कराएंगे। विशेषतः इस अधिनियम की धारा 3 अहमियत रखती है, जिसके अनुसार संकल्प, रिजोल्यूशन, सामान्य आदेश, ऑर्डर, नियम, बिल, अधिसूचना, ऑर्डिनेंस, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस कम्युनिके तथा संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजात व अनुज्ञप्तियों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। अर्थात अगर हम इस बिंदु को देखें तो इसमें हम लोग पाते हैं कि हिंदी भाषा को संवैधानिक अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार प्रदान करने के लिए 1963 में राजभाषा विधेयक लागू किया, अर्थात राजभाषा बिल लागू किया गया। साथ ही साथ ये भी एक बात आई कि हिंदी में पत्र व्यवहार अगर हो रहा है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ संकल्प हो, सामान्य आदेश हो, नियम हो, अधिसूचनाएं हो, प्रतिवेदन हो, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजात या अनुज्ञप्तियां, ये सब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रयोग किया जाए और इसे अनिवार्य किया गया ताकि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी संवैधानिक आधार मिले और इसका प्रचार प्रसार बढ़ सके। अब हम लोग आते हैं तीसरे बिंदु पर, जो है राजभाषा नियम 1976। देखिए, इस अधिनियम में प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 1976 में राजभाषा नियम पारित किया गया, जिसके द्वारा पूरे देश को राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से क क्षेत्र, जिसे हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, ख क्षेत्र अर्ध हिंदी भाषी और ग क्षेत्र
अहिंदी भाषी क्षेत्र, इन 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर दिया गया तथा केंद्र सरकार के कार्यालयों, राज्यों आदि के साथ हिंदी पत्राचार के लिए सुनिश्चित प्रावधान किए गए। इन नियमों के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य किया गया। साथ ही मैनुअल, संविदा, स्टेशनरी की मदों और प्रक्रियात्मक साहित्य के भी द्विभाषिक किए जाने की अनिवार्यता पर बल दिया गया। अर्थात 1976 में जो राजभाषा नियम बना, उसके अंतर्गत ये तय किया गया कि भारत में जितने राज्य हैं उन्हें भाषा के क्षेत्र पर वर्गीकृत किया जाए और इस आधार पर 3 वर्गों में इसका विभाजन हुआ। क वर्ग उसमें आते हैं जो हिंदी भाषी है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तरांचल। और ख क्षेत्र वो क्षेत्र आते हैं जो अर्ध हिंदी है, जैसे हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। और ग क्षेत्र वो क्षेत्र आते हैं जिसमें हिंदी है ही नहीं, जैसे उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, ये सब। और ये भी तय किया गया कि अगर कोई उत्तर हिंदी में मांगे तो उसे हिंदी में ही उत्तर दिया जाए। अर्थात मान लीजिए मैं केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार का पत्राचार कर रहा हूँ, मैं अहिंदी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मैंने अगर पत्र हिंदी में भेजा है तो उसका उत्तर मुझे हिंदी में ही मिलेगा। इस तरीके से हम लोग ये पा रहे हैं कि हिंदी के विकास के लिए ये जो नियम था वो सचमुच सशक्त साबित हुआ। अब देखते हैं त्रिभाषा सूत्र क्या है। देखिए, देश की स्वतंत्रता के उपरांत संपूर्ण देश के लिए एक शिक्षा नीति का सूत्रपात किया गया। शिक्षा का माध्यम क्या हो, इस पर गंभीरता से विचार किया गया और फलतः त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया गया। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत बच्चे की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, उसके बाद पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रांतीय भाषा के साथ साथ संविधान की 8वीं सूची में दर्ज 15 भाषाओं में, जिसमें हिंदी, सिंधी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया, असमिया, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ व मलयालम में से किसी एक भाषा में और उच्च स्तर कक्षाओं में प्रांतीय राष्ट्रीय भाषाओं के साथ साथ किसी एक विदेशी भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए थी। अर्थात हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद ही ये तय किया गया कि शिक्षा नीति क्या हो और उसमें त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा बच्चों को उनकी मातृभाषा में या उनके रीजनल लैंग्वेज में दी जानी चाहिए थी और क्लास 5 तक आते आते उन्हें एक प्रांतीय भाषा अर्थात दूसरे राज्य की भाषा के बारे में भी बताना है। और जैसे ही वो और ऊंचे क्लास में जाएंगे उन्हें एक विदेशी भाषा जो मुख्य रूप से अंग्रेजी हुआ करती थी उनकी शिक्षा दी जाएगी। ये है त्रिभाषा सूत्र जिसे पूरे देश में लागू किया गया। अब हम लोग देखते हैं त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन सही तरीके से हुआ या नहीं। जब इस सूत्र के क्रियान्वयन की बात आई तो शुरू में दक्षिणी प्रांतों ने इसे ईमानदारी से निभाया, यानी कि उन्होंने प्राथमिक स्तर पर अपनी प्रांतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में से एक पूर्व माध्यमिक स्तर पर हिंदी और उसके बाद उच्चतर कक्षाओं में विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी की शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन हिंदी भाषी प्रांतों की राज्य सरकारों ने इस सूत्र को ईमानदारी के साथ लागू नहीं किया। उन्होंने केवल सैद्धांतिक तौर पर चालाकी से इसे ऊपर से त्रिभाषा दर्शाते हुए द्विभाषा सूत्र बना डाला, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम हिंदी, पूर्व माध्यमिक स्तर पर संविधान की 8वीं सूची में दर्ज किसी एक भाषा के नियम की आड़ लेते हुए संस्कृत को रख लिया, जबकि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। अतः संस्कृत और हिंदी में कोई खास अंतर नहीं था। आशय यह था कि इन प्रांतों को दूसरी भाषा के रूप में दक्षिण की कोई भारतीय भाषा संस्कृत को छोड़कर चुननी थी। उच्चतर कक्षाओं में विदेशी भाषा के रूप में इन प्रांतों ने भी अंग्रेजी को ही अपनाया। इसका परिणाम उल्टा हुआ और दक्षिण प्रांतों ने भी इसके विरोध स्वरूप अपनी शिक्षा नीति से हिंदी को हटा लिया और इस प्रकार पूरे देश में त्रिभाषा के स्थान पर द्विभाषा सूत्र चलता रहा।
त्रिभाषा सूत्र को ईमानदारी से किया जाता तो इससे निश्चित ही जहां एक ओर हिंदी की विजय पताका पूरे देश में फहराती, वहीं राष्ट्रीय एकता की गांठ भी और मजबूत होती, क्योंकि यह स्वाभाविक था। दक्षिण की भाषाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षक गण दक्षिण से ही आते और इस प्रकार भाषा के साथ साथ संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होता, कुछ लोगों को रोजगार भी मिलता। तो हम लोग इस तरीके से ये तो तय कर पा रहे हैं कि त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन या त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की जो नीति थी वो सही से नहीं हुई और शुरुआत में हिंदी भाषी क्षेत्रों ने ही गड़बड़ी शुरू की। उन्होंने दक्षिण भारत की भाषाओं को न चुनकर 8वीं अनुसूची में दर्ज संस्कृत को चुन लिया, जो सबसे बड़ी गलती हुई। और इस बात का पता जब दक्षिण भाषी राज्यों को लगा तो उन्होंने जो ईमानदारी से त्रिभाषा सूत्र को अपने राज्यों में लागू किया था उसमें से हिंदी को ही हटा डाला। और आज के दौर में हम लोग ये कहते हैं कि दक्षिण राज्य हिंदी को अपनी भाषा नहीं मानते या हिंदी से नफरत करते हैं। संस्कृत की स्थिति देखिए, 8वीं अनुसूची में दर्ज संस्कृत भाषा वास्तव में भारत की आदि संस्कृति की पहचान है। होना तो ये चाहिए था कि संस्कृत जो संस्कृति की वाहिका है उसके संवर्धन के लिए अधिकाधिक स्वतंत्र विद्यालय व विद्यापीठ की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसा करने से संस्कृत भाषा जीवित रहती और ज्ञान के साथ साथ रोजगार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते। इसके विपरीत आज स्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है कि संस्कृत कक्षा 10वीं के छात्र ऐच्छिक विषय के रूप में रखते हैं और वो भी केवल अधिक अंक पाने की लालसा में। 10वीं के बाद उंगलियों पर गिने जा सके उतने ही छात्र इस विषय में अपना भाग्य आजमाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि हिंदी भाषी राज्यों ने संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र में शामिल किया, जिस वजह से हिंदी पूरे देश की भाषा बनते बनते रह गई। देखिए, आपको मैं बता दूं, हिंदी संस्कृत से ही आई है और संस्कृत हमारे देश की आदि संस्कृति की पहचान है। हालांकि हमारे उड़ीसा में बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां संस्कृत भाषा की स्पेशल शिक्षा दी जाती है। कक्षा 7 के बाद संस्कृत विद्यालय में दाखिला लिया जाता है और वहाँ सारी पढ़ाई संस्कृत में होती है। उसके बाद +2 में भी संस्कृत विद्यालय में होता है, +3 भी संस्कृत विद्यालय में होता है, B.Ed या और भी संस्कृत यूनिवर्सिटी में जाकर वो लोग संस्कृत पर विशेष अध्ययन करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, अब स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि लोग संस्कृत केवल और केवल 10वीं कक्षा तक रखते हैं ताकि 10वीं कक्षा में उनके अंक अधिक आ सके। अब हम लोग आते हैं संपर्क भाषा। देखिए, राजभाषा हिंदी संपर्क भाषा के रूप में सरकार का ध्यान राजभाषा हिंदी को संपूर्ण देश में संपर्क भाषा के रूप में प्रसारित करने के उद्देश्य से पुनः इस ओर गया। वर्ष 1988 में यह निर्णय लिया गया कि संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र से हटा दिया जाए और केंद्रीय विद्यालयों में तो विधिवत दक्षिण भाषाओं की कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र से हटाने पर पुरजोर विरोध हुआ और सरकार ने पुनः संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र में सम्मिलित कर लिया। इस तरह त्रिभाषा सूत्र का मामला खटाई में पड़ गया, अर्थात राजभाषा हिंदी को संपर्क भाषा अर्थात लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब हम लोग त्रिभाषा सूत्र से संस्कृत को हटा देंगे। लेकिन जब उन्होंने संस्कृत को हटाने की सोची, उस समय तक केंद्रीय विद्यालयों में संस्कृत विधिवत पढ़ाई जाने लगी थी, तो पुरजोर विरोध हुआ और अंततः उन्हें संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र में शामिल करना ही पड़ा और इस तरीके से त्रिभाषा सूत्र का मामला खटाई में पड़ गया। अब हम लोग आते हैं निष्कर्ष पर। आज यह देखा जाता है कि सही तथ्यों से अनजान हम दक्षिण के राज्यों पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने हिंदी को स्वीकार नहीं किया, पर सच्चाई तो यह है कि हिंदी भाषी राज्यों ने उनकी भाषाओं को अपने राज्यों में न लागू करके उन्हें ऐसा करने पर विवश किया। खैर, जो भी हो, आंकड़े और रिपोर्ट यही बताते हैं कि हिंदी का प्रचलन पूरे भारत में बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले दिनों में कमोबेश सभी हिंदी बोलते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हिंदी भले ही
पूरे राज्य में त्रिभाषा सूत्र के रूप में लागू न हुई हो, लेकिन फिर भी हिंदी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में सभी हिंदी बोलते हुए नजर आएंगे। तो ये थी द्विभाषी नीति और त्रिभाषा सूत्र का संपूर्ण इतिहास। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।